और दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों आपकी 90 नंबर की तैयारी दोस्तों बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अयोग्य वाह किसे कहा जाता है? अयोग्य वाह वर्ड जो होते हैं वो किसे कहा जाता है? महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजक को या अल्प प्राण को? तो अयोग्य वाह दोस्तों क्या होता है? अनुसार एवं विसर्ग जो होते हैं दोस्तों वही क्या कराते हैं? आपके अयोग्य वाह कराते हैं। और अनुसार एवं विसर्ग दोस्तों आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे जैसे कोई शब्द लिखा हो दोस्तों, वहाँ पे ऊपर अगर एक बिंदी यहाँ पे लगी हो तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। और इससे के पीछे दो बिंदी अगर लगी हो तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहा जाता है। तो अयोग्य वाक्य क्या कहलाते हैं? अनुसार एवं विसर्ग जो होते हैं वो अयोग्य वाक्य कहलाते हैं। और अनुस्वार शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसका खुद से अगर बच्चे अनुसार एवं विसर्ग वाले जो शब्द है उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो शिक्षक को स्वयं उसका उच्चारण करना चाहिए और बच्चों को उसका अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, महाप्राण वर्ड क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो महाप्राण वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजक कौन से होते हैं? छत्र ज्ञ जो होता है दोस्तों, छत्र और ज्ञ जो होता है क्या होता है? आपका संयुक्त व्यंजक होते हैं। और अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि अयोग्य वाह किसे कहा जाता है, तो अनुसार एवं विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है कि स्पर्श व्यंजक कौन से वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजक जो होता है दोस्तों वो कौन से वर्ग में आते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है क र ल है। ऑप्शन सेकंड है य श द र। ऑप्शन थर्ड है क च प द या ह श र ब। तो आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? स्पर्श व्यंजक जो होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, क्योंकि एक 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग मिला के क्या बनता है? स्पर्श व्यंजक बनते हैं। तो स्पर्श व्यंजक कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क च प द जो लिखा गया दोस्तों इस वर्ग के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, देखिए क्या करा है कि अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करते समय त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अनुसार एवं अनुनासिक का जब प्रयोग करते हैं उस समय जो त्रुटियां आती हैं या जो गलती होती है उनका प्रयोग करने में, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर या अनुनासिक के नियम बताकर। दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर अनुसार या अनुनासिक शब्द का प्रयोग समय उसमें त्रुटियां आ रही हैं तो अनुनासिक का सिर्फ नियम बताने से उन त्रुटियों को सुधार नहीं किया जा सकता, या अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर भी उसका सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके शिक्षक जो है दोस्तों उस चीज़ का स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेगा तो बच्चे उस चीज़ को समझ जाएंगे कि अनुसार या अनुनासिक में किस टाइप से उसका उपयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 18 बोलियां बोली जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे।
करा कि शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराए वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और कभी कभी पूछ लेता है कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है दोस्तों। तो शीतलता में कौन सी संज्ञा है? जब किसी भी संज्ञा के द्वारा किसी की भी वस्तु या व्यक्ति का गुण, दशा आदि का बोध हो तो वहाँ पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे शीतलता क्या दोस्तों? एक प्रकार से भाव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक क्या होते हैं? जिससे वह संज्ञा जिससे किसी एक ही जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए लड़का, तो लड़का जाति का बोध हो गया। लड़का लिखने से सारे लड़के उसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे पर्वत लिख दिया जाए, नदी लिख दिया जाए तो सभी नदियाँ। इस टाइप से दोस्तों क्या होता है? क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, राम, गंगा, ठीक है, इलाहाबाद, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा यहाँ से मिला वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास। यहाँ पे दोस्तों महाकवि, इस हिंदी को छोड़ दीजिए, महाकवि में प्रयुक्त समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और यहाँ पे आपको बताना है कि महाकवि में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों अगर हम इसका संविच्छेद करते हैं, महाकवि क्या हो गया? महा प्लस कवि, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? पहला पद महान कवि। महाकवि मतलब हो गया महान है जो कवि, अर्थात महाकवि। यहाँ पे पहला पद क्या हो गया? विशेषण हो गया। दूसरा पद क्या हो? विशेष। जहाँ पे पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अर्थात जब किसी भी शब्द का विखंडन करने पे उसके बीच में है जो या के समान शब्द दिखाई दे जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसमें से भाषा शिक्षण की विधियां दोस्तों या भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डैक्राली तीनों ही क्या है? भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं। जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, अधिगम की एक प्रणाली है। ठीक है, इसमें क्या होता है? किसी भी बड़े हिस्से को हिस्से को छोटे छोटे पार्टों में करके उसको सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो भाषा शिक्षण में खेल जो होता है दोस्तों इसका विशेष या कह सकते हैं कि ये भाषा को विस्तार देता है, क्योंकि जब बच्चा खेलने के लिए जाता है तो वहाँ ढेर सारे बच्चे मिलते हैं और वहाँ से उसका जो सामाजिक विकास होता है वो भी बढ़ता है और उसका जो संप्रेषण कला होती है दोस्तों उसका भी विकास होता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने विभिन्न तरीके से अपनी वहाँ पर बात कहता है दोस्तों, और जो वहाँ पे बच्चे होते हैं दोस्तों उनसे वो ग्रहण भी करता है। इस कारण से खेल क्या होता है? भाषा को विस्तार देता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। दोस्तों रसों की संख्या कितनी होती है? रस 9 होते हैं। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? उन्होंने भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस में काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध होगा, भय होगा, विस्मय होगा या उत्साह होगा। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए या अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही।
अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन होगा। जब बच्चा अधिक तरीके से चिंतन करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा और कुछ चीज़ों को अलग अलग ढंग से करने की कोशिश करेगा और अलग अलग ढंग से सीखने की भी कोशिश करेगा। अन्वेषण आधारित और खोज पर आधारित होना चाहिए। जब बच्चे को खोजने के लिए मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ बच्चा जो है कुछ नया करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि कथन आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही क्या हैं, सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कहा गया कि महर्षि में कौन सी संधि है। संधि दोस्तों जब दो शब्द मिलके एक हो जाते हैं, किसी नए शब्द का विकार होता है तो उसे क्या कहता है, संधि कहते हैं। और संधि जो होती है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों महर्षि में पूछा गया है कि महा प्लस ऋषि, अगर इसका हम विखंडन करेंगे तो महा प्लस ऋषि, यहाँ पे इसका दो भागों में टूट के यही शब्द बनता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे कहा गया है कि जब आ या आ के बाद री आए, ठीक है, या आ के बाद री आए तो दोनों के मिलने से अर शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यड़ संधि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे गुण संधि होगा, ठीक है। और यड़ संधि पहचानने का नियम होता है जब कोई भी शब्द दिया गया हो और उनके बीच में आपको आधा त या यह दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यड़ संधि पहचान सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रश्न का महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में या अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुमायूं, दुकानदार, अनुपस्थित या भोलापन। दोस्तों आपको बता दें कि कुमायूं, दुकानदार और भोलापन तीनों में ही उपसर्ग, तीनों में ही प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि दुकानदार में दार प्रत्यय लगा हुआ है, कुमाऊं में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, भोलापन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आऊ प्रत्यय और यहाँ पे दार प्रत्यय और यहाँ पे पन प्रत्यय लगा हुआ है, बल्कि आपका जो अनुपस्थित है इसमें प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अनुपस्थिति में क्या दोस्तों, अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कह रहा है कि चाकू से फल को काटा गया, इस वाक्य में रेखांकित का कारक क्या है। कारक दोस्तों कितने होते हैं, 8 होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कारकों की संख्या कितनी होती है। चाकू से फल काटा गया, जहाँ पे किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो या कोई कार्य को संपादित किया जा रहा हो वहाँ पे क्या होता है, कर्ण कारक होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कह रहा है कि उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में हैं। उपाय, उपधान या उपकार, उपचार, उपनीत या उद्गित या अपमान, उपयन या सम्मान। तो ये तो तुरंत कट गया। यहाँ पे उपयुक्त, उपर्युक्त या उपायुक्त। तो आपको बताना है कि किस ऑप्शन में उपसर्ग से बने हुए सभी शब्दों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। उपाय, उपधान और उपकार तीनों में ही क्या लगा हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू या आदि में जुड़ के उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर अपने शिक्षण विधि में बदलाव करके पुनः शिक्षण करता है। शिक्षक कर रहा है उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपलब्धि प्रशिक्षण या मूल्यांकन। तो दोस्तों एक शिक्षक है जो छात्रों की कठिनाइयों का क्या करता है, पता लगाता है और उसके बाद जो खुद के शिक्षण विधि में क्या करता है, बदलाव लाता है। तो ये क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति कहलाती है। चलिए दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ दोस्तों आपके बाल विकास हैं और बाल विकास से भी आपके परीक्षा में
30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहा जाता है? विकास दोस्तों आप सबको पता है कि विकास जो होता है जन्मावस्था से लेकर किशोरावस्था तक दोस्तों लगातार चलता रहता है। बच्चा का कुछ विकास जो होता है घर में होता है, फिर बच्चा जब पैदा होता है शैशवावस्था में विकास होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में। तो विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब किशोर में किसी हुई वस्तु या समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास या परिपक्व होने लगता है तो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का जो सिद्धांत दोस्तों कई सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे आपका अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। ये सभी क्या कहलाते हैं? मानव विकास का सिद्धांत कहलाते हैं। जबकि इसमें से मानव विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती जो दोस्तों मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, क्या करा कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है सिर्फ माता से। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होगा तो सिर्फ माता से ही नहीं होगा। बच्चे आप खुद देखेंगे किसी भी बच्चे को तो कुछ चीज़ें उसकी माता से मिलती हैं और कुछ चीज़ें उसके पिता से मिलते जुलते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है वही क्या कहलाता है? अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ये माता पिता दोनों से ही ट्रांसफर होता है, माता पिता एवं पूर्वजों से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में मदद करता है तो अधिगम का हस्तांतरण कैसा कहलाता है? दोस्तों आपको बता दें कि अधिगम हस्तांतरण जो होता है सभी प्रकार से होता है। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो कह सकते हैं कि सभी क्या हैं? अधिगम हस्तांतरण हैं। जब पूर्व का अधिगम नए अधिगम में सहायता करे, जब पहले का अगर हम कोई चीज़ सीखे हैं और कुछ नया चीज़ सीखने जा रहे हैं उसमें वो चीज़ हमारी सहायता कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है? सकारात्मक हस्तांतरण होता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं उसमें पुराना चीज़ जो है वो बाधा उत्पन्न करे या रुकावट पैदा करे तो वहाँ पे क्या होता है? नकारात्मक हस्तांतरण होता है। अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण होता है। ठीक है, जब पहले का न तो कोई प्रभाव पड़े न तो कुछ हो दोस्तों तो वहाँ पे क्या होता है? शून्य अधिगम हस्तांतरण होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जीन पियाजे किस सिद्धांत के जन्मदाता थे? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 चरणों में, कितने चरणों में? 4 चरणों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1। 4 चरण कौन से थे दोस्तों उनको भी सुन लीजिए। पहला चरण था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक? दोस्तों आपको बता दें कि एक एयरफोर्स पायलट बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या कहलाता है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? दोस्तों आपको बता दें कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं
ये सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शित करता है, जहाँ पे लैंगिकता को महत्व दिया जाता था कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। तो ढेर सारी चीज़ें दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, लैंगिकता, जहाँ पे लिंग के अनुसार उनको महत्व दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्त्रियां होती हैं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। चीज़ किसको दर्शित करती है, लैंगिकता को, या लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या हो दोस्तों, जिसमें कोई भी बच्चे के जो बच्चे हों जिसमें उनका न तो कोई रुचि साथ हो, न तो दोस्तों उनका क्षमता, तो अब उन्हें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है जब बच्चा जो है दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से क्या हो, अलग हो। ठीक है, जब दो व्यक्ति ऐसे हों जिनका न तो शारीरिक न तो मानसिक मैच न करता दोस्तों, तो वही क्या कहलाता है, शारीरिक या व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि जब मानव शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण या द्विपक्षीय स्थानांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में दोस्तों ये होता है जब अचानक से किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सूझ जाए या अचानक से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि मुझे ये करना चाहिए, तो वही क्या कहता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसको यह किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा, गार्डनर, कोहलर या हल तथा टोलमैन के द्वारा। यह कोहलर के द्वारा दिया गया था। कोहलर ने चैंपियंजी पर, सुल्तान नामक जो चैंपियंजी था दोस्तों, या उस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन उपयुक्त है। हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन उपयुक्त है, यही कथन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता या मानसिक एवं शारीरिक रूप से दोनों में क्या होती है, भिन्नता होती। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। दोस्तों आपको बता दें कि सीखने के सभी नियम है, चाहे आपका प्रभाव का नियम हो या अभ्यास का या तत्परता का, लेकिन तनाव का नियम कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, करा के बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं अगर उसका मानसिक आय और वास्तविक आय दिया गया हो, तो आप आसानी से उसका बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। तो इस तरीके से मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे क्या है, यहाँ पे 100 दिया है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। धारण करना, इनकोडिंग करना, याद करना, धारण करना, याद करना, इनकोडिंग, या इनकोडिंग, याद करना, धारण करना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम दोस्तों क्या होता है, पहले इनकोडिंग होता है, फिर धारण और फिर क्या होता है, याद करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, कहा कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। आर्थिक तत्व, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है दोस्तों, सामाजिक और पर्यावरणीय तत्व। दोस्तों जिस समाज में बच्चा रहता है वह सबसे ज़्यादा बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ईवीएस के, और आपको बता दें कि पर्यावरण या ईवीएस इसको बोलते हैं, इससे भी आपकी परीक्षा में
30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है दोस्तों 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो प्रश्न पहला देखिएगा, इसका पहला प्रश्न देखिए कि किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो किसान की कृषि में सहायता करेंगे वही उसका मित्र कहलाएंगे। तो किसान का मित्र गाय, कछुआ, बैल या कुत्ता। तो किसान का मित्र कछुआ होता है क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करता है ताकि मिट्टी के अंदर जो प्रकाश है और वायु जो है दोस्तों आसानी से प्रवेश कर सकें और जिससे उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है दोस्तों उसमें क्या हो सके, विकास हो सके। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि रेगूर मिट्टी किसका दूसरा नाम है। काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं। तो रेगूर मिट्टी किसका दूसरा नाम है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी है। और काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मृदा के नाम से, क्योंकि यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है क्योंकि इसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन सा है। कोलकाता दिल्ली राजमार्ग, NH4 या मनाली लेह राजमार्ग या दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग। तो हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजमार्ग है वो कौन सा है, मनाली लेह राजमार्ग जो है दोस्तों ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 1-2 बार बदल दें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाल दें जो कि मच्छरों की लार्वा को खा लेते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपाय बताना है दोस्तों, न कि मच्छर से बचने के उपाय। तो यहाँ पे सभी क्या है, मच्छर के प्रजनन को रोकने के उपाय, और सिर्फ एक ही ऐसा उपाय है जो यहाँ पे बताया गया है जो कि क्या है, मच्छरों से बचने के उपाय हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो समुद्री खरपतवार जो होते हैं किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, आयोडीन का। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। और आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है जिसमें दोस्तों थायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो क्या है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति से संबंध होता है दोस्तों, तिलहन वाली जो फसलें होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, जिससे तेल उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, पीली क्रांति कहलाती हैं। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन क्या होता है, श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है और भूरी क्रांति जो होती है वो उर्वरक से संबंधित होती है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वर्ली एक पारंपरिक चित्रकला। वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान कहाँ पे स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ली क्या है, एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकला है। वर्ली स्थान कहाँ पे है, उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। तो वर्ली कहाँ पे स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। और बिहार राज्य की एक मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों, जिससे आपके सीटेट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य से संबंधित होती है। इसमें पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न या चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जानवरों एवं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो पृथ्वी का सबसे
फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। और लाल धब्बे वाला ग्रह जो है उसे किसे कहते हैं? मंगल को लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होता है? टाइटन क्या होता है? शनि का एक उपग्रह होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल जो होता है ये दोस्तों पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है और लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई पे पाता है पृथ्वी से। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है। और ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना घटित होती है तो सबसे ज़्यादा हीट यही होता है, क्योंकि ये पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्तों कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। तो अधिकतर पेड़ पौधे वहीं पे पाए जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी होगी और उपयुक्त जलवायु होगी। तो उपयुक्त मिट्टी और जलवायु पेड़ पौधों के सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? स्थल मंडल पाए जाते हैं, इसलिए स्थल मंडल पे पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कथन किसने कहा था? मनुष्य क्या एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, प्लेटो या काम्पटे? तो यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बाघ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसके शरीर पे पीली और काली धारियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो बाघ होता है उसके शरीर पे पीली और काली धारियां होती हैं। अपनी मूंछों की सहायता से यह अपने शिकार का पता लगाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह इतना तक पता लगा लेता है कि अगर घास पे कोई जानवर चल रहा है या पत्ते हिल रहे हैं दोस्तों वहाँ पे, तो पत्ते के हिलने और किसी भी जानवर के में अंतर कर लेता है कि वहाँ पे जानवर है या सिर्फ पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, अपने आप से। तो ये मूंछों के द्वारा ही सारी चीज़ें पता कर पाता है। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना हो जाती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, मनुष्य से 4 गुना नहीं बल्कि 6 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इनकी गर्जन 5 किलोमीटर सुनाई देती है। ये भी गलत है, क्योंकि इनकी गर्जन जो होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि कौन कौन से कथन गलत हैं? तो सी और डी दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? डार्जिन चिड़िया या कठफोड़वा चिड़िया, मैना या कौवा? तो कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि पेड़ के छेदों में छेद करके वो कीड़ों को खाता है? कठफोड़वा होता है दोस्तों। आप खुद देखे होंगे कि वो हमेशा पेड़ों पे दोस्तों, पेड़ होते हैं पुराने पेड़ होते हैं, उस पर कट कट करके वहाँ पे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। ठीक है, मैना के बारे में जान लीजिए कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो मैना होता है जो कि झटके से अपनी गर्दन को क्या करता है? आगे पीछे करता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल? दोस्तों आपको बता दें कि पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा पाने का कला सिर्फ किसको होता है? उल्लू को होता है। और इसकी आंखें जो होती हैं मनुष्य की तरह होती हैं। ठीक है, और कौवा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। और कौन सा पक्षी होता है जो कि कभी घोंसला नहीं बनाता है? घोंसला सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि अपने अंडे को वहाँ पे दे सके। ठीक है, तो कोयल जो होती है अभी घोंसले का निर्माण नहीं करती, वो अपने बच्चे को जन्म कहाँ पे देती है? कौवे के घोंसले में, और कौवा ही उसके बच्चे की देखरेख करता है।